और अब सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते यूपी के गोरखपुर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत में आग से ऊंची लपटें उठने लगीं। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। गोरखपुर के राजघाट इलाके की इस इमारत में कपड़े का बड़ा गोदाम था। कपड़ों की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां नाकाफी साबित हुई। आग के तांडव से निपटने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। एयरफोर्स की तरफ से 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग के बीच से कपड़े के सामान को बुझाने के चक्कर में गोडाउन का एक कर्मचारी झुलस गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इमारत में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि एक कर्मचारी को छोड़कर बाकी किसी और आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे से एक बात सामने आई है कि गोरखपुर प्रशासन के पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। एकजुट होकर आग बुझाने के लिए ही फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए और गाड़ियां कम पड़ गई। शिमला में सेना की एक पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और बिल्डिंग धू-धू कर जलने लगी। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। कटक में भारत ने श्रीलंका के सामने 363 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पहले वनडे में टीम इंडिया ने श्रीलंका के गेंदबाजों को जमकर भुना। बल्लेबाजों ने तो रनों की बारिश कर दी। पूरा दारोमदार गेंदबाजों पर। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने 5 साल बाद रिकॉर्ड 200 रन की साझेदारी की है। ये भारत की पहले विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है। सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 99 गेंदों में शानदार शतक लगाया। रहाणे ने 111 रन की पारी में 13 चौके और 2 छक्के लगाए। ये रहाणे के वनडे करियर का दूसरा शतक है। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 107 गेंदों में 113 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। धवन ने 14 चौके और 3 लंबे छक्के लगाए। शिखर धवन ने वनडे करियर का छठा शतक भी जड़ा। वहीं सुरेश रैना ने 34 गेंदों पर 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही रैना ने वनडे में 5000 रन भी पूरे कर लिए। 200वां वनडे मैच खेलने से पहले भारत के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना को कटक स्टेडियम में सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तानी कप्तान मिसबाउल हक ने रिकॉर्ड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में सबसे तेज टेस्ट शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मिसबाउल हक ने अबुधाबी में चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान पहले 21 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के नाम है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लगातार हार से इस कदर डर गए थे कि एक बार क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था। ऐसे कई खुलासे उनकी आत्मकथा में होने वाले हैं। आत्मकथा के मुताबिक सचिन जब कप्तान थे तो टीम की लगातार हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। सचिन ने आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें हार से नफरत रही है। आत्मकथा के मुताबिक सचिन ने पत्नी अंजलि तेंदुलकर से कहा भी था कि लगातार हार से उबरने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। सब कुछ झोंक देने के बावजूद टीम की हार से वो चिंतित थे। पीएम ने रेडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए विदेशों में जमा काले धन की पाई वापस लाने की बात कही। जहां तक काले धन का सवाल है, भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। पीएम ने लोगों से कहा कि आप प्रधान सेवक की बातों का भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा कि काले धन को वापस लाने में मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पर आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। अपने रेडियो संदेश में पीएम ने काले धन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी को नहीं पता कि विदेशों में कितना काला धन जमा है। न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने पीएम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी अब कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितना काला धन विदेशों में है। पीएम के बयान के बाद काले धन पर बनी एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि विदेशों में जमा कितना काला धन भारत लौट पाएगा। एसआईटी चीफ जस्टिस एमबी शाह ने यह भी कहा कि प्राइवेसी क्लाउज के चलते विदेशों में काला धन रखने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दूसरी बार रेडियो के जरिए देश में मन की बात कही। उन्होंने देश के युवाओं के लिए नशे की लत को अभिशाप बताया। पीएम ने कहा कि देश में सफाई अभियान का असर भी दिखाई दे रहा है। बच्चे इन दिनों स्कूल जाते हुए रास्ते में कूड़ा कचरा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस जन आंदोलन का रूप देना होगा। पीएम ने सरहद पर तैनात जवानों के जज्बे की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। उन जवानों को मैं सलाम करता हूं। पीएम ने लोगों से एक बार फिर अपने अनुभव जानकारियां साझा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे चिट्ठी लिखें, मैं जरूर आपसे बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा, सुझावों पर अमल करूंगा। देश भर में लोगों ने जगह जगह रेडियो पर पीएम के संदेश को सुना। पीएम के भाषण को लोग लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। मीडिया से बदसलूकी में फंसे दामाद रॉबर्ट वाड्रा से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सोनिया खुद वाड्रा के घर गई थी। दरअसल हरियाणा के लैंड डील पर सवाल पूछे जाने पर वाड्रा एएनआई के रिपोर्टर पर भड़क उठे थे और माइक झटक दिया था। I mean, are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? वाड्रा इस कदर गुस्सा हुए कि वो एएनआई के रिपोर्टर को भला बुरा कहने लगे और कैमरा बंद करने को कह डाला। Idiot, it's a mistake. Put your camera off. एएनआई के रिपोर्टर को वाड्रा ने पागल और बेवकूफ तक कह दिया। वाड्रा ने रिपोर्टर से ये भी कहा कि वो सही आदमी नहीं है जिसे ये जवाब दिया जाए। Are you nuts? What's wrong with you? And you're the right person to answer to. वाड्रा ने एएनआई रिपोर्टर से बदसलूकी करने के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों को यह आदेश भी दिया कि फुटेज डिलीट करवाओ। वहां से डिलीट कराइए, डिलीट कराओ, वहां से डिलीट कराइए, डिलीट कराओ। वाड्रा के दफ्तर से कहा गया है कि ये एक प्राइवेट इवेंट था जहां मीडिया को नहीं होना था। वाड्रा ने सोचा कि कोई प्राइवेट फोटोग्राफर सवाल पूछ रहा था। ये जानकारी नहीं थी कि वो एएनआई का रिपोर्टर है। मीडिया से बदसलूकी करने वाले रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में कांग्रेस खुलकर आ गई है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया को उकसाने वाले सवाल से बचना चाहिए। मीडिया से वाड्रा की बदसलूकी को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने छोटी बात करार देते हुए कहा कि मीडिया बात का बतंगड़ बना रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि हैरानी है कि वाड्रा की छोटी सी घटना को मीडिया इतना ज्यादा कवरेज दे रहा है। एक प्राइवेट सिटीजन को बेवजह तंग किया जा रहा है। बीजेपी नेता शाहना एनसी ने कहा है कि वाड्रा ने जिस तरह से फुटेज डिलीट करने की बात कही उससे साफ है कि दाल में कुछ तो काला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैग के हवाले से लिखा है कि हुड्डा सरकार को लैंड डील के लिए वाड्रा से 41 करोड़ 50 लाख रुपए वसूलने थे, लेकिन 14 करोड़ 34 लाख में ही जमीन वाड्रा को दे दी गई। 14 करोड़ 34 लाख में जमीन खरीदने के बाद वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ को ये जमीन 58 करोड़ में बेच दी। इस लैंड डील से वाड्रा को एक झटके में 43 करोड़ 66 लाख की कमाई हुई थी। वाड्रा लैंड डील को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जनता के हित में हर काम होगा। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद पहली बार गृहनगर नागपुर पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत हुआ। एक खुले ट्रक में वो शहर भर में घूमे। फडणवीस के नागपुर आगमन के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की थी। ट्रक को रथ की तरह सजाया गया था जिसमें सवार होकर वो घूमे और लोगों का आभार जताया। सीएम फडणवीस की अगवानी के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। यहीं से वो खुले ट्रक में सवार होकर शहर भर में घूमे। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह और शहरी विकास समेत कुछ अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से को राजस्व, कृषि, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों का जिम्मा सौंपा गया है। सुधीर मुनगंटीवार को वित्त और योजना मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही उन्हें वन मंत्रालय भी दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े को शिक्षा, खेल, संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। साथ ही मराठी भाषा मामलों का जिम्मा भी उन्हें सौंपा गया। मंत्री प्रकाश मेहता को उद्योग और खनिज मंत्रालय मिला है। इसके साथ ही उन्हें संसदीय मामले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चंद्रकांत पाटिल को सहकारिता और टेक्सटाइल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला बाल विकास की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री विष्णु सावड़े को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 2 राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिलीप कांवले को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय का राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर भारतीय चेहरा विद्या ठाकुर को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें जल संसाधन और महिला बाल विकास की जिम्मेदारी भी दी गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के समर्थन को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन होगा तो शिवसेना से ही। एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि गठबंधन अगर होगा, सरकार में अगर हमारे साथ कोई आएगा तो शिवसेना आएगी, नहीं तो हम हमारे बलबूते पर चलेंगे। दूसरा कोई सरकार में हमारे साथ गठबंधन में आने का मुझे कोई चांस अभी तो नहीं दिखता। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में शिवसेना के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना डिप्टी सीएम का पद और मंत्रिमंडल में 1/3 हिस्सा चाह रही, जिसे लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। इस बाबत उन्होंने गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सुरक्षा नहीं घटाने का फैसला लिया है। उन्हें पहले की तरह Z सिक्योरिटी मिलती रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व गृहमंत्री RR पाटिल की सिक्योरिटी Z कैटेगरी से घटाकर Y कर दी है। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे अहमदनगर दलित हत्याकांड की ठीक से जांच कराने की गुजारिश की। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने कहा कि वो टूरिज्म पर सीएम को प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके पास कई आइडियाज हैं। एक छोटा आप देखते हैं सुपरफास्ट 100। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरी ये कॉल दुबई के एक नंबर से आई है। शहनवाज ने इस बाबत दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस उस फोन नंबर का पता कर रही है जिससे धमकी मिली थी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी अच्छे वक्ता हैं, सही बातें कहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। कन्नौज पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी की शहादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि लहू की कीमत पर मिली। साक्षी महाराज पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। मीडिया में एक विवादित बयान देने को लेकर उन्नाव कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साक्षी महाराज ने आजम खान पर भी निशाना साधते हुए उन्हें सत्यानाशी कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम ने आजम पर लगाम नहीं लगाई तो एसपी का सत्यानाश हो जाएगा। साक्षी महाराज ने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अपने पीएम को ना बुलाना और पाकिस्तानी पीएम को बुलाना राष्ट्र का अपमान है और ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों से सुर्खियों में आए बीजेपी के कद्दावर विधायक संगीत सोम ने शाही इमाम बुखारी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके समारोह में पाकिस्तानी पीएम को बुलाना शर्मनाक है। यूपी के मथुरा में गोकुल बैराज पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 500 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मथुरा में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेह में एक बार फिर 2 जगह चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने दोनों ही इलाकों में चीनी जवानों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक सीमा के अंदर घुस आए थे। चीनी बोट के जरिए झील के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुसने में कामयाब हो गए थे। हालांकि चौकस आईटीबीपी सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। केरल के कोच्चि में किस ऑफ लव आयोजन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। सैकड़ों युवा काली ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। कोच्चि में कई लोगों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला। इन लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से समाज में गलत संदेश जाएगा। कोच्चि में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां कुछ लोगों ने मरीन ड्राइव इलाके में लड़के लड़कियों के बीच किस ऑफ लव प्रोग्राम का ऐलान किया था, जिसका विरोध हो रहा है। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों की हत्या कर दी। लड़कों पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खूनी वारदात ब्रह्मपुरी इलाके में हुई। एक रेस्टोरेंट में ये वारदात हुई।
बदमाशों की फायरिंग में रेस्टोरेंट मालिक का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक ने टेम्पो सवार को रौंद दिया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आगरा के गुलाबनगर इलाके में एक कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ और दीवार धराशायी हो गई। दीवार के नीचे 8 लोग दब गए, जिनमें 4 लोगों को निकाल लिया गया। यूपी के एटा में एक चोर बोलेरो गाड़ी चुरा ले गया। चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। गाड़ी रात में एक घर के सामने खड़ी थी। चोर ने अपनी चाबी से बड़ी सफाई के साथ बोलेरो का दरवाजा खोला, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और अबूचक्कर हो गया। यूपी के हरदोई में बदमाशों ने दारोगा को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गोली लगने के बावजूद उन्होंने बदमाश को धर दबोचा। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने 22 किलो हेरोइन जब्त की है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। अमृतसर में सिखों ने रोष मार्च निकालकर 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग की। दंगा पीड़ित असल आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल पाने से नाराज है। हरियाणा के नरवाना में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊंट के अनोखे डांस ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। ऊंट मालिक ने उसे 2 चारपाइयों पर चढ़ाकर शानदार डांस दिखाया। भारी भरकम ऊंट 2 चारपाइयों के ऊपर थिरक रहा था। ऊंट का मालिक के चारपाइयों का ऐसा बैलेंस बनाया कि न चारपाइयां टूटी, ना गिरी और न ही ऊंट फिसला। अमृतसर से गोरखपुर जाने वाली 21 कोच की नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलेगी।